एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। अपनी उस भूमिका का निर्वहन बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था, उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो पत्र जारी किया था, उन्होंने उस समय इस संस्थान को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। लेकिन 1940 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है तो। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए, और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और वह मेरे लिए क्षण था, प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे पड़ा रहा, नहीं आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ा सकें, और 2022 में हमारी सरकार ने इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति का विश्वविद्यालय बनकर के हमारे सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति जी को, प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को, इस बात के लिए कि उन्होंने विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ ही विश्वविद्यालय का जो लोगो था, लोगो एक पहचान होती है, उसका जो थीम भी दिया, वो दिया नादाधीनाम जगत, यानी नाद के अधीन ये पूरा जगत है। कितना सुंदर
क्योंकि जब कुलपति जी मुझसे मिलने के लिए आए, मैंने 2-3 बार लोगों को मना कर दिया। मैंने कहा बेकार लोगो आप बना रहे हैं। एक बार तो आया था केवल भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। मैंने कहा हमारा थीम क्या है, विजन क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं इसके माध्यम से, हम आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। और उन्होंने परिश्रम किया। वो बोलती कम है लेकिन परिणाम दे देती है। और सचमुच कितना सुंदर, कितना बेहतरीन प्रस्तुति है। यानी नाद के अधीन यह जगत है, यह जीवन की एक सच्चाई है। आपने देखा होगा इस जगत का पहला स्वर है ओंकार का। यह आप कभी, एक नाद योग होता है, योग की उसमें अगर आप जाएंगे कभी देखेंगे, कभी अपने कानों को बंद करके अपने अंदर के स्वर को सुनने का प्रयास करेंगे कि नाद की तरह वो गुंजायमान करेगा। और यही जगत की सच्चाई भी है, यही विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है और संस्कृति भी यही कहती है। और यही भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय भी कह रहा है कि नाद के अधीन यह जगत है और उस नाद को पहचानना यही संगीत की अलग अलग विधाओं के द्वारा किया जाने वाली वह साधना का हिस्सा है। कोई स्वर के माध्यम से, लय के माध्यम से, कोई नाट्य के माध्यम से, कोई उसे अन्य तरीके से अलग अलग विधाओं के माध्यम से उसकी प्रस्तुति करता है। और वह प्रस्तुति अब यह भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के पूर्व कलाकारों को आज यहाँ के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। और बहुत अच्छा मैं देख रहा था, यहाँ पे लोग आए थे और उन सबकी अपनी प्रस्तुति होती है। उनके माध्यम से न केवल वह भातखंडे की इस परंपरा को, बल्कि जहां कहीं भी जाते हैं उत्तर प्रदेश को भी उनके नाम पर एक पहचान मिल जाती है, एक सम्मान मिल जाता है। और मैं इसीलिए माननीय अवस्थी जी से ये कह रहा था कि आप आज अकेले आए हैं, अवनीश अवस्थी जी नहीं आए थे। मुझे कार्यक्रम होने जा रहा है, अवनीश अवस्थी जी ने सुबह सूचना दी, लेकिन वे स्वयं गायब हो गए। वे भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वे आज यहां पे उपस्थित नहीं हुए। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि इन कलाकारों को यहां पर सम्मानित किया गया। यहां पे कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। ये आने वाले समय के लिए एक नई प्रेरणा है। आने वाले समय में हो सकता है जब इस विश्वविद्यालय के, यानी आप अनुमान करिए ना, जब विश्वविद्यालय देश की शताब्दी महोत्सव के साथ जुड़ रहा होगा आजादी के, उस समय वह कॉफी टेबल बुक ये भी होगा कि एक शताब्दी महोत्सव भातखंडे ने भी अपना मनाया था, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी मनाया था। आज स्मारक डाक टिकट भी यहां पर अनावरण किया गया है। यह भी अपने आप में एक स्मरणीय है। और मैंने यहां के पुराने चित्रों को देखा है, उन सभी बातों को मैंने यहां पर देखा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो योगदान है, याद करिए 1940, 1926 यह देश गुलाम था, औपनिवेशिक दमन का शिकार था। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। संगीत के लिए, कला के लिए कोई मंच नहीं था। उस कालखंड में उन्होंने भारतीय संगीत को वैज्ञानिक आधार दिया, शास्त्रीय अनुशासन और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम उस समय उन्होंने प्रदान किया। और राग, ताल वर्गीकरण, कर्मिक पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो अभिनव कार्य किया, यह केवल एक शैक्षणिक प्रयोग नहीं था। अभी तो भारतीय संस्कृति को आत्म सम्मान, आत्म गौरव
और एक स्थायित्व देने का एक ऐतिहासिक प्रयास या पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा उस समय प्रारंभ हुआ था। भातखंडे संस्कृति संस्थान उसका एक आधार बना था और भातखंडे इंस्टीट्यूट उसका एक आधार बना था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में अपनी विरासत और अपनी जड़ों को ढूंढने का जो प्रयास देश के अंदर पुनः प्रारंभ हुआ है, आज उन्हें सबको एक नई पहचान मिल रही है, भारत में भी मिल रही है और वैश्विक स्तर पर भी मिल रही है। आप याद करिए 2019 में जब कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हुआ था, हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ के आयोजन के साथ देश जुड़ सके, यूनेस्को उन्हें भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे सके, यह भी हमें देखने को मिला। और इसी वर्ष जनवरी में जब हमने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को किया था, आपने देखा होगा जिन लोगों की यह मान्यता थी कि आज का युवा अपनी संस्कृति से विमुख हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के साथ जिसके बारे में औपनिवेशिक कालखंड में यह मान्यता थी कि इसमें तो वे लोग आते हैं जो लोग सामान्य रूप से, उनके बारे में बहुत खराब धारणा ब्रिटिशर ने बनाने का प्रयास किया था। लेकिन महाकुंभ 2025 के आयोजन के साथ जो भी जुड़ा होगा उसने देखा होगा कि इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और इसमें से सर्वाधिक संख्या युवाओं की थी। सबसे बड़ी संख्या युवाओं की इस आयोजन में आई थी। न केवल भारत के हर कोने से बल्कि दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था। दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था। ये दिखाती है कि हम थोड़ा उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, वे लोग अपने आप आगे बढ़ के अपने रास्ता स्वयं तैयार कर लेंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम आज हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से इस राज्य का स्वयं देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहां पे अभी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सोनल मानसिंह जी जब यहां पे अपना उद्बोधन दे रही थी, कितना सुंदर उन्होंने कहा कि हम जब नृत्य करते हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब हम वीणा में अपने स्वर को लय दे रहे होते हैं तो साक्षात सरस्वती, माता सरस्वती हमारे सामने होती है। हम जब कोई संवाद किसी नाटक में कर रहे होते हैं तो राम की मर्यादा हमारे सामने उस समय देखने को मिलती है, और जब हम किसी रस में डूबे होते हैं तो कृष्ण की रसधारा भी हमारे साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये कहां मिलेगा? ये सब कुछ तो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास मौजूद है। और इसलिए हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस कलाकारों को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त वातावरण प्राप्त हो, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए हर प्रकार का कार्य करेगी। इसके लिए कलाकारों के कल्याण के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रशिक्षण, उनके लिए मंच, उनके लिए आजीविका, इन सब के लिए हम लोग एक व्यवस्थित नीति के तहत उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इस दिशा में हमारी सरकार के साथ एक बेहतरीन साझेदार के रूप में कार्य करेगी और सरकार इस दिशा में इसको आगे बढ़ाएगी, जो हमारी परंपरा को आधुनिकीकरण के साथ, उसको संतुलन को नई पीढ़ी के साथ बनाए रखते हुए उन्हें संस्कारित भी कर सके। और मेरा मानना है कि यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र होगा और किसी भी स्तर पर कार्य करेगा, वह भारत की शास्त्रीय परंपरा को, भारत की वैदिक परंपरा को, भारत की सनातन परंपरा को एक वैश्विक पहचान देने का अपना कार्य करेगा।
आज के इस अवसर पर मुझे अब तक बताया गया है कि विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं गायन, वादन और नृत्य, इन सब के सर्टिफिकेट और से लेकर के शोध तक का एक समन्वित शिक्षा यहां पर प्रदान की जा रही है। नाट्य कला में एवं चित्रकला में डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रम भी है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जनपद में हरिहरपुर गांव, आप जाएंगे वहां पे, कल भी आजमगढ़ के हरिहरपुर से एक छोटा सा मेरे सामने एक बच्चा आया था, मुश्किल से 6 वर्ष का बच्चा, अपने परिवार के लोगों के साथ आया था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा वे कुछ जानते हो? और मेरे सामने गाने लगा सारे गा, यानी पूरा संगीत की उन स्वरों को वो दोहराने लग गया। आप अनुमान करिए 6 वर्ष का बच्चा, ये हरिहरपुर गांव में। और इसलिए हमारी सरकार ने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना भी की है। इसीलिए की है हम अपनी उस पहचान को, संस्कृति की उस पहचान को, कला के उस धाम को, उसकी पहचान दे सकें। और ये वह कार्य वहां पर आज मुझे लगता है कि अच्छे ढंग से हम लोग उसको आगे करने का कार्य करेंगे। और जितने भी हम लोग ये संगीत के महाविद्यालय बना रहे हैं, मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय यहाँ पे तो अपना काम कार्य करेगा ही, कर रहा है। उससे एफिलिएटेड जितने कॉलेजेस होंगे वहां पर भी उसके एफिलिएशन के साथ साथ वहां पे विजिट करना, वहां के छात्रों को भी, क्योंकि इसकी अपनी एक सीमा होगी और प्रदेश के अंदर हर छात्र यहां हो सकता ना आ सकता हो, वहां पे भी उसके लिए मंच मिले, वहां पे भी उन्हें उसे हम आगे बढ़ा सकें। इन कार्यों को हमें आगे बढ़ाना है। कल्चरल क्लब योजना से प्रदेश के महाविद्यालयों में सांस्कृतिक चेतना का विस्तार करना, डिजिटल जो हमारे डिजिटलीकरण, जो भी हमारे दस्तावेज हैं उसको हम डिजिटल फॉर्म में रख करके संरक्षित कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय और सांस्कृतिक सहयोग, वैश्विक मंचों में भारतीय कला की सशक्त उपस्थिति और इसमें विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए होगी। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि अब विश्वविद्यालय अपने नए कलेवर के रूप में आएगा। अब तक एक सामान्य, अब 1926 में जब यह भातखंडे संगीत का एक छोटा सा केंद्र था, उस समय की आवश्यकता के अनुरूप वह सुविधाएं थी, उस समय के लिए पर्याप्त थी, आज के लिए अब कम है। और इसीलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने यहाँ पे लखनऊ में, यहाँ के काकराबाद लखनऊ में लगभग 6 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय को प्रदान की है, जहां पर विश्वविद्यालय की नवीन भवन की स्थापना होनी है। नवीन भवन के लिए मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय भी और पर्यटन और संस्कृति विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो भी बने वह वैश्विक यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वैश्विक मानक का होना चाहिए, जिसमें आधुनिक और समग्र परिसर सुविधाएं उस एक परिसर में उपलब्ध हो सकें। शिक्षा भी, शोध भी, साधना भी, सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए भी यह एक अच्छा कार्य वहां पे होना चाहिए। ऑडिटोरियम ये बना है, लेकिन मेरा मानना है कम से कम 2 ऑडिटोरियम होने चाहिए। एक छोटा हो 200-250 की प्रस्तुति के लिए, और एक बड़ा होना चाहिए 1000, 1200, 1500 बच्चों के लिए कार्यक्रम के लिए, बड़ी प्रस्तुति के लिए ऑडिटोरियम होना चाहिए। ओपन थिएटर होना चाहिए जहां पे किसी अच्छे उस पर वहां के बच्चे अपनी प्रस्तुति वहां पर दे सकें। अन्य सुविधाओं से अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अब तक की धरोहर को हम व्यवस्थित रूप से कर सकें। और इस पुराने परिसर को, इसको हटाना नहीं है, संस्कृति विश्वविद्यालय का ही पार्ट रहे, लेकिन इसको हम संगीत और उससे जुड़ी हुई विभिन्न विधाओं के एक बेहतरीन म्यूजियम के रूप में इसको आगे बढ़ाएं। पुरातन जितने भी स्थापना काल से लेकर के इसके संस्थापकों के साथ साथ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे से लेकर के अब तक की उस पूरी परंपरा को, कौन
पे काम करने वाले लोग थे, किस रूप में उन्होंने सेवाएं दी, कौन यहाँ पे अच्छे शिक्षक थे, कौन यहाँ से अच्छे छात्र निकले हैं, उन सबको भी अगर हम यहाँ पे उनके आंकड़ों को एकत्र करके उसे आगे बढ़ा सकेंगे, एक बड़ी उपलब्धि विश्वविद्यालय के पास होगी। विश्वविद्यालय को इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ना चाहिए। 100 यानी शताब्दी वर्ष महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और प्रयास होना चाहिए। क्या विश्वविद्यालय के साथ साथ संस्कृति और पर्यटन विभाग को देखना चाहिए इन 100 दिनों में, इन एक वर्ष में, क्या हम विश्वविद्यालय से निकले हुए पुरातन छात्रों की 100 प्रस्तुति, अलग अलग दिन, अलग अलग कलाकार को, और 100 उन प्रस्तुतियों के लिए भी तैयार होना चाहिए जो प्रस्तुतियां देश के अंदर अच्छे कलाकारों ने प्रस्तुत की है, उनको भी हम बुलाएं, अलग अलग दिन, अलग अलग अवसर पर। 1 घंटे का हो लेकिन यहां के बच्चों के सामने हो, ये लोग भी जानें, सीखें, अलग अलग विधाओं से हो ये चीजें, और फिर इन सबको डॉक्यूमेंटेशन करना, इनका संग्रह करना, वह आपके पास यहां पर सुरक्षित हो, उसको आगे बढ़ाना, इस दिशा में तत्काल हमारी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय ने कुछ अच्छे कार्य यहां पे प्रारंभ किए हैं, लेकिन इसमें अब हमें अपनी गति को आगे बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि विश्वविद्यालय आज की आवश्यकता के अनुरूप प्रधानमंत्री जी के विजन विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों में, कला क्षेत्र में भी, संगीत में भी, नाट्य और अन्य सभी परंपराओं में भी हम लोग विश्वविद्यालय को एक वैश्विक पहचान दे सकेंगे। मैं शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर जिन कलाकारों को आज यहाँ पे पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया, उनका अभिनंदन करता हूँ, विश्वविद्यालय को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विभाग से कहूंगा कि मजबूती के साथ इसे आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इन ऊर्जित